नमस्कार, आपका स्वागत है मॉड्यूल 6 में म्यूचुअल फंड्स। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ पैसे हमारे पास हैं और हम चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे स्टॉक्स में या गोल्ड में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास जो पैसे हैं वो पूरे नहीं पड़ेंगे उस इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अगर हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास फंड कम है और हम अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, या फिर हम इक्विटीज़ अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर सकते, या अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, बार बार उसको रिव्यू नहीं कर पाएंगे, टाइम की कमी की वजह से या एक्सपर्टीज़ की कमी की वजह से या फंड्स कम होने की वजह से, किसी भी वजह से अगर हमें लगता है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड्स हमको मौका देते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक कंपनी को दे देते हैं, कुछ प्रोफेशनल लोगों को दे देते हैं। ये प्रोफेशनल लोग अब उन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, उन इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब मिला जुला पैसा, सब लोगों का पैसा आके एक जगह मिल जाता है। तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड बहुत सारी इक्विटीज़ में या बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो हो सकता है मैं और आप इतना फंड ना रखते हों, हम इतने सक्षम ना हों कि हम अकेले प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन सब लोग मिल के जब पैसा डाल लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी या वो इक्विटीज़ या वो डाइवर्सिफिकेशन, उतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज किया जा सकता है। कुछ अहम बातें जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात, जब भी पैसा पूल किया जाता है, यानी कि जब भी इन्वेस्टर्स पैसा पूल करते हैं, तो ये सारा का सारा पैसा जाता है म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट को, यानी कि एक ट्रस्ट होती है जिसके पास ये सारा पैसा रहता है। ये ट्रस्ट अपॉइंट करती है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट यानी कि किसी भी तरह का असेट, चाहे वो इक्विटीज़ हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे गोल्ड है, यहाँ पे कैश है, तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करी जाती है ट्रस्टीज द्वारा, जो ट्रस्ट है जिसके पास म्यूचुअल फंड का सारा पैसा है। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर आते हैं प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट और एक बहुत बड़ी टीम जो इस सारे पैसे को, इस सारे फंड को, उसकी सारी प्रोसीडिंग्स को मैनेज करते हैं। डे टू डे कस्टमर्स से, क्लाइंट से, इन्वेस्टर्स से जो भी बातें होनी है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, नई नई स्कीम्स लाना, नए नए प्लान्स लाना, उन प्लान्स को अपने कस्टमर्स को समझाना, ये सारा काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हेड पे होता है एक फंड मैनेजर, जिसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। फंड मैनेजर फाइनल डिसीजन लेता है कि कहाँ पे हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ से पैसा बाहर निकालना है और कब किसी नई जगह पैसा इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो फंड मैनेजर का फाइनल डिसीजन रहेगा कि कब, कौन से शेयर से, कौन सी कंपनी के शेयर से हमें पैसा निकाल लेना है, कौन सी नई कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देना है। जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिस शेयर में भी, जिस कंपनीज में भी, जो भी पोर्टफोलियो वो फंड मैनेज कर रहा है, इस पोर्टफोलियो का एक पीरियोडिक डिस्क्लोजर होता है सारे इन्वेस्टर्स को। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास हर कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में मेल्स आती होंगी जिसमें डिस्क्लोजर होता है कि इस फंड ने, आपके फंड ने, जहां पे आपने पैसा दे रखा है जिस म्यूचुअल फंड को, उसने कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर की, म्यूचुअल फंड की, कि वो अपने इन्वेस्टर्स को पीरियोडिकली बताते रहें कि उनका पैसा कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। म्यूचुअल फंड कभी भी उधार लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, यानी कि म्यूचुअल फंड कभी भी लोन नहीं ले सकते पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स के द्वारा ही दिया गया होगा, मेरे और आपके द्वारा ही दिया गया होगा, कहीं से लोन नहीं लिया गया होगा। तो एक तरीके से मैं और आप जिसने भी म्यूचुअल फंड में पैसे दे रखे हैं, वो सारे उस फंड का मालिकाना अधिकार रखते हैं, उस फंड की ओनरशिप का राइट रखते हैं अपने पैसे के हिसाब से, यानी कि कितना पैसा आपने दे रखा है उतना आपका उसमें ओनरशिप राइट है। ओनरशिप राइट आपका आपके पैसे पे जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई गारंटी है रिटर्न्स की, कि अगर आपने इतना पैसा लगाया तो इतना पैसा आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। ये ओनरशिप राइट है क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टर से ही बना होता है, कहीं से लोन नहीं लिया होता। म्यूचुअल फंड्स की मेन कैटेगरीज जो होती हैं वो हैं इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और अदर फंड्स। इन सब के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एक म्यूचुअल फंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है, किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन किया जाता है, क्या होती है एक म्यूचुअल फंड की परिभाषा। कोई भी फंड अपनी 4 बातों से जाना जाता है। सबसे पहले
किस असेट में, यानी कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट में वो म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। क्या वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करने वाला है यानी कि शेयर्स में, क्या वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटीज के बारे में हमने मॉड्यूल 2 में पढ़ा था, या फिर क्या म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने वाला है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो पहला तो क्लासिफाइंग क्राइटेरिया या पहला डिफाइनिंग क्राइटेरिया हुआ कि वो किस तरह की एसेट्स में अपना पैसा एलोकेट करने वाले हैं। दूसरा क्राइटेरिया आता है कि इस म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है पैसे को ग्रो करना, जैसे कि हम जब इक्विटीज में या शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे शेयर की कीमत बढ़े, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो क्या म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन है, या म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव कोई रेगुलर इनकम क्रिएट करना है, जैसे कि डिविडेंड इनकम क्रिएट करना है। तीसरा क्राइटेरिया जो म्यूचुअल फंड को डिफाइन करता है वो है उसकी कॉस्ट और फीस, यानी कि म्यूचुअल फंड में आने का, जाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने का, म्यूचुअल फंड में जब तक एक इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तब तक क्या फीस, क्या कॉस्ट एक इन्वेस्टर को बियर करनी पड़ती है, यह भी एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल फंड्स का। चौथा डिफाइनिंग क्राइटेरिया म्यूचुअल फंड का है ऑपरेशनल डिटेल्स। किस तरीके से वो म्यूचुअल फंड काम करेगा, किस तरीके से वो एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिस एसेट में भी उन्होंने सिलेक्ट करा है किस तरीके से उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कब उसमें से पैसा बाहर निकालेंगे, किस तरीके से वो पैसा इन्वेस्टर्स को वापस दिया जाएगा, इन्वेस्टर्स कब कब उस पैसे को बाहर निकाल सकते हैं या और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें मिलकर बनाती हैं ऑपरेशनल डिटेल्स, और ये है चौथा क्राइटेरिया। तो 4 क्राइटेरिया म्यूचुअल फंड को डिफाइन करने के हुए। सबसे पहला एसेट एलोकेशन, कौन से एसेट्स में, इक्विटीज में, डेट्स में, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, किसमें ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। दूसरा क्राइटेरिया हुआ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कैपिटल एप्रिसिएशन या रेगुलर ग्रोथ। तीसरा क्राइटेरिया हुआ कॉस्ट एंड फीस, और चौथा क्राइटेरिया हुआ ऑपरेशनल डिटेल्स। अब हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेसिक फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि म्यूचुअल फंड कई सारे लोगों के पैसे से मिलजुल के बनता है। सेकंड फीचर है कि म्यूचुअल फंड लोन नहीं ले सकते। थर्ड फीचर, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है। चौथा, म्यूचुअल फंड में जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ भी किया जा सकता है, और इन्वेस्टर्स अपने पैसे को एक दूसरे के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे? म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी इक्विटीज खरीद रखी हैं, आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है और म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हैं, बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स खरीद रखे हैं, हमने उसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब 5,000 रुपये के बदले म्यूचुअल फंड हमें हर शेयर का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज तो नहीं दे सकता। हो सकता है म्यूचुअल फंड पे बहुत सारे शेयर्स हों, 60-70 कंपनीज के शेयर्स हों। तो अब किस तरीके से हमारा पैसा वहां पे रिप्रेजेंट होगा, या किस तरीके से हमें कोई चीज उस पैसे के बदले मिलेगी, दिखने के लिए कि हमने कहां इन्वेस्ट करा है और उसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है। इसके लिए म्यूचुअल फंड हमको देता है यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा इन्वेस्टेड होता है उस सारे पैसे के सामने यूनिट्स क्रिएट कर दी जाती हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जो भी पैसा हमने दिया है, जितना पैसा हमने दिया है और जिस हिसाब से यूनिट की वैल्यू चल रही है, उस हिसाब से हमको उतनी यूनिट्स दे दी जाती हैं। ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से भी खरीद सकते हैं, और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कई बार स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो जाती हैं, ताकि इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ भी उसकी खरीद बेच कर सकें। जब भी स्टॉक एक्सचेंज पे या सेकेंडरी मार्केट में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की खरीद बेच होती है, वो पैसा म्यूचुअल फंड हाउस तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली यूनिट्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड को वापस अपनी यूनिट्स दे देते हैं, जिसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं, यानी कि हमने म्यूचुअल फंड को वापस अपनी यूनिट्स दे दी और अपना पैसा बाहर ले लिया, तो वो पैसे की लेन देन तो म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट हुई। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी खरीद बेच यूनिट्स की होती है, वो इन्वेस्टर्स के बीच होती है, उसका म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब म्यूचुअल फंड तक उसका कोई पैसा नहीं पहुंचता। तो इन यूनिट्स की वजह से म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स कहलाते हैं यूनिट होल्डर्स, जैसे कि इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टर्स कहलाते हैं इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। म्यूचुअल फंड में क्योंकि यूनिट्स दी जाती हैं जो कि उन शेयर्स की वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले कहलाते हैं यूनिट होल्डर्स। लास्ट फीचर म्यूचुअल फंड्स का आता है कि म्यूचुअल फंड्स की सारी लेन देन, म्यूचुअल फंड्स का सारा कारोबार, सारे ऑपरेशंस सेबी की गाइडलाइन से गवर्न होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा जाता है वो एक ट्रस्ट में जाता है, और ट्रस्टीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पैसे के लिए। ये सारा पैसा मिलके बनाता है म्यूचुअल फंड, यानी कि मिला जुला पैसा। समझने के लिए नेक्स्ट चीज आती है म्यूचुअल फंड स्कीम। स्कीम का मतलब है म्यूचुअल फंड क्या प्लान है, कौन सा फंड। स्कीम को प्लान भी कहा जा सकता है, फंड भी कहा जा सकता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड हाउस कई तरह की स्कीम्स ला सकता है, कई तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। वो इक्विटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, डेट सिक्योरिटीज में कर सकता है, हाइब्रिड यानी कि इक्विटीज और डेट का मिला जुला मिक्सचर भी कर सकता है, कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हो सकते हैं, और अदर कैटेगरीज ऑफ फंड्स हो सकते हैं।
तो म्यूचुअल फंड्स कई तरह की स्कीम्स लाते हैं। ये जो ब्रॉड हमने क्लासिफिकेशन स्कीम्स की देखी, इसके अंदर भी कई सब हेडिंग्स होती हैं, तो कई तरह की स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स लाते हैं। ये सारी स्कीम्स अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से अब हम चलते हैं यूनिट्स के कॉन्सेप्ट पे कि म्यूचुअल फंड यूनिट आखिर होती क्या है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि म्यूचुअल फंड पे बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं या बहुत सारे एसेट्स होते हैं। उस सारे एसेट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो हर इन्वेस्टर को नहीं दिया जा सकता, तो उसके बदले म्यूचुअल फंड यूनिट्स बनाती है। जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उस यूनिट की भी एक फेस वैल्यू होती है, जैसे कि शेयर्स की होती है। आमतौर पे यूनिट्स की फेस वैल्यू भी 10 रुपये होती है। तो 10 रुपये के हिसाब से आप यूनिट्स परचेज कर सकते हैं जब भी नया फंड लॉन्च होता है। फेस वैल्यू पे ही यूनिट्स की फंड्स अलॉट की जाती हैं। जब भी आप फेस वैल्यू पे यूनिट्स परचेज करते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये डाले, 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से हमको 1,000 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अब म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेकर के आगे इन्वेस्ट करेगा। जब वो आगे इन्वेस्ट करेगा, जिस चीज़ में भी उसने इन्वेस्ट करा है, चाहे वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करा है, चाहे प्रॉपर्टी में या कहीं भी इन्वेस्ट करा है, तो पैसा ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है। कभी कभी पैसा बढ़ेगा, कभी कभी इन्वेस्टमेंट नीचे आएगा। तो जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है या डेप्रिशिएट करता है, वहाँ से उसी तरीके से इस यूनिट की वैल्यू भी अफेक्ट होती है। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड पे टोटल 10 लाख रुपए आए और उसने पैसा इन्वेस्ट करा और 10 लाख के 12 लाख हो गए, यानी कि 20% म्यूचुअल फंड की ग्रोथ हुई, उस पूरे फंड की ग्रोथ हुई, तो आपकी यूनिट में भी वो पैसा वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट करने लगेगी। म्यूचुअल फंड पे जितना भी पैसा होता है वो मिलकर बनता है म्यूचुअल फंड। एक फंड पे जितना भी पैसा होता है उसे मिलकर कहते हैं म्यूचुअल फंड, जैसा कि अभी हमने देखा। अब उसमें से कुछ खर्चे भी निकाले जाएंगे, फंड मैनेजमेंट के जो खर्चे हैं, जितने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबकी सैलरीज हैं, उसके अलावा और भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड अपना एक एक्सपेंस आपको बता सकता है कि भाई इतना एक्सपेंस हम करेंगे। ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जितना पैसा फंड पे है और उसमें से सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद अब जो पैसा बचता है, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। यानी कि जितना भी हम पे एसेट्स थे माइनस द एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट एसेट्स। टोटल जितना भी पैसा फंड पे है खर्चे निकालने के बाद, इस नेट एसेट्स को जब हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं जो कि म्यूचुअल फंड ने इशू कर रखी हैं, वो आती है नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट्स है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या माइनस एक्सपेंसेस, ये हो गया नेट एसेट्स। नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू द नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू वो है जो मेरे और आपके यूनिट की नेट वैल्यू है। जब भी हम कोई यूनिट बेचेंगे, जब भी हम अपने यूनिट्स की रिडेम्पशन लेंगे, तो हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं देना होगा, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस उस एनएवी में, नेट एसेट वैल्यू में ऑलरेडी फीचर्ड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का क्या मतलब है? कुछ म्यूचुअल फंड्स एक एग्जिट लोड लगा देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 साल तक आपको यूनिट्स रखनी है, अगर 1 साल से पहले आप यूनिट्स रिडीम करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड देना होगा, यानी कि बाहर जाने का आपको एक लोड बियर करना पड़ेगा। वो एग्जिट लोड 0.5%, 1% कुछ भी हो सकता है, जो भी फंड पहले से डिक्लेयर करेगा। तो अगर आप इस 12 महीने में या इस 1 साल में एग्जिट लेते हैं तो आपको वो एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। ये एग्जिट लोड कैलकुलेट होगा एनईवी पे। अगर आप 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद एग्जिट लेते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे कई बार म्यूचुअल फंड्स कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर आपने इतने दिन तक एग्जिट नहीं ली तो कोई आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर इतने दिन के अंदर अंदर, मतलब 12 महीने या 24 महीने जो भी उसने फंड ने क्राइटेरिया सेट करा है, उसके अंदर अगर आप यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं फंड से, तो आपको इतना एग्जिट लोड बियर करना पड़ेगा। इसी का उल्टा होता है एंट्री लोड, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो एनईवी के अलावा भी हमको कुछ एंट्री लोड देना पड़ सकता है। फिलहाल भारत में एंट्री लोड पर सेबी ने रोक लगाई हुई है, यानी कि जब भी हम फंड से कोई भी यूनिट्स परचेज करेंगे तो हमें कोई भी एंट्री लोड नहीं देना होता। तो आप समझे म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने समझा म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज क्या होते हैं, ट्रस्ट क्या होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी का रोल क्या है, यूनिट्स किस तरीके से अलॉट की जाती हैं, यूनिट्स की नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेट एसेट्स म्यूचुअल फंड के क्या होते हैं। अब ये एनएवी जो हमको दिखाई जाती है, जो हमको दिखाई देती है, ये रोज कैलकुलेट होती है। रोज म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जो भी चेंजेस हुए हैं प्राइसिंग में, खासतौर से अगर वो इक्विटी फंड्स हैं, तो रोज के रोज म्यूचुअल फंड की एक एनएवी डिस्प्ले होती है। वो आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल सकती है और एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया पे भी आपको उस पर्टिकुलर फंड की एनएवी देखने को मिल सकती है। इस एनएवी में ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, कि सारे एक्सपेंसेस निकाले हुए होते हैं। अब यहीं से एक
छोटी सी टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखिए, हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा है जो टोटल एसेट्स हैं उसके। इस एसेट्स में से जब हम खर्चे निकाल देते हैं तो वो बन जाते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाती है नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू हुई। इसी तरीके से जो खर्चे थे, जो हमने नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए जब हमने टोटल एसेट्स में से जो एक्सपेंसेस माइनस करे थे, ये एक्सपेंसेस भी तो पर यूनिट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इन एक्सपेंसेस को भी तो हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक यूनिट पे कितना एक्सपेंस हो रहा है ये निकल आएगा। ये जो एक्सपेंस निकल कर आता है एक यूनिट पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, इसको जब हम एनएवी के सामने परसेंटेज की तरह कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी कि एनएवी पे कितना एक्सपेंस बैठ रहा है। देखिए, टोटल एसेट्स पे कितना एक्सपेंस बैठ रहा है उससे मुझे और आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे और आपके हाथ में जो टोटल एसेट्स को अगर हम म्यूचुअल फंड यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पैसा मेरे और आपके हाथ में नहीं आना। मेरे और आपके हाथ में तो वो पैसा आना है जो कि एसेट्स में से खर्चे निकालने के बाद आना है। इसलिए टोटल एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि वो नेट एसेट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है एज अ परसेंटेज। खर्चा तो टोटल हो रहा है, उसको हमने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करा, यानी कि एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हुआ पर यूनिट एक्सपेंस। और ये पर यूनिट एक्सपेंस जब एनएवी के सामने एज अ परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है तो इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। इससे हमें फंड की एफिशिएंसी का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि कितना परसेंटेज एक एनएवी पे, एक यूनिट पे कितना परसेंटेज ये फंड खर्चा करता है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द फंड। तो जैसे हमने जो एक्सपेंसेस हैं पर यूनिट कैलकुलेट करके पर यूनिट देख लिया कि क्या एक्सपेंस रेशियो बैठ रहा है, ऐसे ही हम चाहें तो पर यूनिट कैलकुलेट ना करके हम टोटल एक्सपेंसेस को नेट एसेट्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें यूनिट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं रह जाती। हम सिंपल देख सकते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंस हुआ और टोटल कितने नेट एसेट्स थे, यानी कि टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज या खर्चे माइनस करने के बाद हम पे नेट एसेट्स क्या थे, और वो जब परसेंटेज की तरह एक्सपेंसेस उस नेट एसेट्स के कैलकुलेट होते हैं तो वो कहलाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। अभी जो हमने एक चीज देखी थी कि जब भी कोई नया फंड आता है तो वो जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आया, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे वो आपको इशू करता है आगे। म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा पहुंचता है वो इस 10 रुपए के हिसाब से पहुंचता है। तो जितनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड ने इशू करी और जितना पैसा म्यूचुअल फंड के पास आया उसको बोलते हैं फंड कैपिटल। तो जितनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड ने इशू करी और जितना पैसा म्यूचुअल फंड के पास आया उसको बोलते हैं यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल इज द नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू एट विच द यूनिट्स वर इशूड टू द इन्वेस्टर्स। ये इशू होने के बाद आपस में जो भी इन्वेस्टर्स की लेन देन होती है उससे यूनिट कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा म्यूचुअल फंड के पास नहीं पहुंचता। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहले होते हैं ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स का सिंपल सा मतलब है कि हम जब चाहें, इन्वेस्टर्स जब चाहें म्यूचुअल फंड से यूनिट्स खरीद सकते हैं और जब चाहें म्यूचुअल फंड को यूनिट्स वापस बेच सकते हैं। एक दूसरे के साथ भी खरीद बेच ओपन एंडेड फंड की चल सकती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकता है ओपन एंडेड फंड लिस्ट हो, लेकिन हम अगर चाहें तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से नई यूनिट्स खरीद सकते हैं और डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को वो यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं जब चाहें, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि हमने एग्जिट लोड में देखा था, अगर म्यूचुअल फंड ने कोई कंडीशंस लगा रखी हैं कि जी आप इतने समय तक ये यूनिट्स हमें वापस नहीं कर सकते, करेंगे तो इतना एग्जिट लोड लगेगा, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो जब चाहे वो यूनिट्स की खरीद बेच डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ की जा सकती है। ये होती है ओपन एंडेड स्कीम, यानी कि स्कीम खुली है, जब चाहे इसमें म्यूचुअल फंड के साथ इंटरैक्ट किया जा सकता है, ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ आती है क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स। क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स का मतलब है न्यू फंड ऑफर में, जब भी नया फंड ऑफर आता है उसमें म्यूचुअल फंड ने जो भी यूनिट्स अपने इन्वेस्टर्स को दे दी, उसके बाद म्यूचुअल फंड ना आपसे यूनिट्स वापस लेगा रिडीम करने के लिए और ना ही आपको नई यूनिट्स देगा जब तक के उस फंड की ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाती। जब भी कोई क्लोज एंडेड स्कीम लाई जाएगी तो एक ड्यूरेशन उसकी सेट करी जाएगी कि ये 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। उस 5 साल तक जिन्होंने म्यूचुअल फंड से शुरू में यूनिट्स खरीदी हैं वो अब म्यूचुअल फंड को यूनिट्स वापस नहीं कर सकते, और ना ही कोई नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर्स नई यूनिट्स म्यूचुअल फंड से खरीद सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं और इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ उसकी खरीद बेच कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का फायदा यह है कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो एग्जिट लेना चाहते हैं उस यूनिट में से, तो उनको एक माध्यम मिल जाता है कि दूसरे इन्वेस्टर जो उसको खरीदना चाहते हैं उन्हें यूनिट्स बेच के, जैसे शेयर्स में होता है, जैसे इक्विटी शेयर्स में होता है, जब एक बार एक कंपनी शेयर्स इशू कर देती है तो वापस आपसे शेयर नहीं लेती, ना आपको नए शेयर्स देती है।
लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे हम एक दूसरे के साथ उन शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हैं। तो सेम इन द सेम वे जो क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं वो एक तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलती हैं। जितने दिन के लिए, जितने साल के लिए वो क्लोज एंडेड स्कीम है, तब तक म्यूचुअल फंड ना आपसे यूनिट्स लेगा, ना आपको नई यूनिट्स देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, सेकेंडरी मार्केट्स के माध्यम से उन यूनिट्स को खरीद बेच सकते हैं। तो ओपन एंडेड स्कीम में म्यूचुअल फंड हाउस से स्कीम जब तक खुली है तब तक कभी भी इंटरैक्ट किया जा सकता है, ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, यूनिट्स खरीदी और बेची जा सकती हैं। क्लोज एंडेड स्कीम में म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली कोई भी यूनिट्स खरीदी और बेची नहीं जा सकती न्यू फंड ऑफर बंद होने के बाद। इन्हीं का मिला जुला मिक्सचर आता है जिसको इंटरवल फंड्स बोलते हैं। इंटरवल फंड्स जब शुरू होते हैं तो एक क्लोज एंडेड स्कीम की तरह शुरू होते हैं, यानी कि जब भी नया फंड ऑफर लाया जाता है तो उसमें डिसाइडेड होता है कि 5 साल तक या 3 साल तक, जो भी एक पीरियड है, तब तक अब ये फंड बंद रहेगा। आपने शुरू में जो यूनिट्स ले लिए, उसके बाद अब आप एक दूसरे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में तो खरीद बेच सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं खरीद बेच सकते। लेकिन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इंटरवल फंड्स, तो हर कुछ इंटरवल पे, मान लीजिए हर 3 महीने में या हर 6 महीने में कुछ दिन की एक विंडो आती है जब फंड ओपन कर दिया जाता है। तो मान लीजिए फंड ने ये डिसाइड किया कि हर 6 महीने में हम एक 15 दिन की विंडो लाएंगे, उन 15 दिनों में ये फंड ओपन एंडेड फंड बन जाएगा, यानी कि फिर से आप उस फंड से यूनिट्स परचेज कर सकते हैं और उस फंड को यूनिट्स रिडीम भी कर सकते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड फंड, यानी कि उन 6 महीने तक फंड क्लोज एंडेड फंड रहता है, 6 महीने के बाद 15 दिन के लिए एक ओपन एंडेड फंड बन जाता है, जहां पे अब आप म्यूचुअल फंड से यूनिट्स खरीद बेच सकते हैं। तो ये एक मिक्सचर हुआ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का। वो 6 महीने या 3 महीने जो भी ड्यूरेशन है, जब वो फंड एक क्लोज एंडेड फंड है तो स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी यूनिट्स की ट्रेडिंग जरूर चलेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि क्लोज एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड स्कीम्स की यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना मैंडेटरी है। सबसे ब्रॉड कैटेगराइजेशन जो फंड्स की हुई वो हुई ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फंड्स की जो की जा सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा था, ग्रोथ फंड्स और डिविडेंड फंड्स या रेगुलर इनकम फंड्स। ग्रोथ फंड्स वही बात आई, जैसे इक्विटी शेयर्स में ग्रोथ होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ऐसे ही ये फंड्स ग्रोथ पे बेस्ड होते हैं। इसमें कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, आपको कोई पैसा दिया नहीं जाता बीच में, सीधा आप जब फंड्स रिडीम करते हैं तभी आपको लास्ट में पैसा दिया जाता है। और कुछ होते हैं डिविडेंड फंड्स, रेगुलर इनकम फंड्स। इसमें एक जनरली जो ये कंपनी है ये डिविडेंड स्टॉक्स में या तो इन्वेस्ट करती है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जहां से डिविडेंड इनकम हो, या फिर जब भी म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि जब भी उसने किसी कंपनी के शेयर्स बेचे और उनको प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट है ये डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। अब ये डिविडेंड या तो एक रेगुलर इंटरवल पे हमको दिया जा सकता है, या फिर इसमें यह ऑप्शन भी हो सकता है कि डिविडेंड री इन्वेस्ट कर दिया जाए नई यूनिट्स में, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादातर ये चॉइस होती है। कभी कभी तो फंड की ये कैटेगराइजेशन भी होती है कि भाई ये डिविडेंड जो भी होगा ये री इन्वेस्ट होगा। कभी कभी हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि या तो हमें डिविडेंड वापस मिल जाए एक रेगुलर इनकम के रूप में, या फिर हम चाहें तो उस डिविडेंड के बदले नई यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो ग्रोथ और डिविडेंड फंड्स में बेसिकली 3 कैटेगरीज हुई। सबसे पहले तो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स हुए जहां कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। दूसरा डिविडेंड पे आउट ऑप्शन हुआ जहां पे डिविडेंड रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टर्स को पे आउट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तीसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ जहां पे डिविडेंड पे आउट नहीं किया जाएगा लेकिन वापस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और उसके बदले नई यूनिट्स, जो भी एनएवी उस दिन की चल रही है, उस समय की चल रही है, उस एनएवी पे नई यूनिट्स इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दी जाएंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जिसमें यह डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि कहां पैसा इन्वेस्ट करा गया है। इसमें सबसे ऊपर आती है इक्विटी फंड्स, फिर डेट फंड्स, हाइब्रिड दोनों का मिला जुला, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, और तीसरा आते हैं अदर कैटेगरीज। सबसे पहले इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स में जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाया जाएगा और कई तरीके से इक्विटी शेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इक्विटीज को हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिवाइड कर सकते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगराइजेशन आती है जिसमें फंड इन तीनों के मिक्सचर में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी कि जिसको बोलते हैं मल्टी कैप फंड। वो स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में भी और मिड कैप तीनों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब चाहे कोई भी तरह का फंड हो, चाहे वो मल्टी कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो या स्मॉल कैप फंड हो, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो कि जिस तरीके का वो फंड है, जिस कैटेगरी में भी या जिस एसेट क्लास में भी वो फंड इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, उसमें उसको कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि फंड के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो उस 1 लाख रुपए में से कितना मिनिमम अमाउंट उसे उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा जिसके नाम पे उसने अपने फंड को लॉन्च किया है। दूसरा, अगर
उस एसेट क्लास में 2-3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि मल्टी कैप फंड में स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप है, तो हर एक में कितना फंड होना चाहिए, हर एक में कितना पैसा लगना चाहिए। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड में टोटल जितना भी पैसा एक फंड के पास है उसका 75% उसको इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में तीनों में 25% 25% फंड को इन्वेस्ट करना होगा। फिर आते हैं लार्ज कैप फंड्स। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि फंड को अपना पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा और इसके लिए फंड को अपने टोटल एसेट्स का 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। अगर फंड चाहे तो 80% से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% होगा। अब एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब भी हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो ये फिगर्स पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैप है वो लार्ज कैप है या इतने से कम पे जो है वो मिड कैप है। ये सिर्फ नंबर्स के हिसाब से आता है। जितनी भी कंपनीज हैं उन सबकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जब बनाई जाती है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उन्हें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम ऊपर से नीचे तक लिस्ट बना सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा किसकी मार्केट कैप है, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरीके से जब हम लास्ट तक लिस्ट बनाते हैं तो पहली 100 कंपनीज जो है वो कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज। 101 से 250 तक, यानी कि 101 से 250 तक जो ये 150 कंपनीज हैं ये बनती हैं मिड कैप कंपनीज, और 251 से आगे तक जो कंपनीज हैं वो सारी कहलाती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। नेक्स्ट आता है मिड कैप एंड लार्ज कैप। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना होता है और टोटल फंड वैल्यू का 35% दोनों ही क्लासेस में फंड को इन्वेस्ट करना होता है। ये जितने भी इक्विटी फंड्स हम देख रहे हैं ये सारे ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में मिड कैप कंपनीज में और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, टोटल फंड अमाउंट का 65% कम से कम मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। फंड चाहे तो इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम अमाउंट 65% होता है। फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, स्मॉल कैप कंपनीज में अगेन कम से कम 65% पैसा फंड का स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। फिर आते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स। इसमें म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे डिविडेंड यील्ड हाई है, जो कंपनीज हाई डिविडेंड पे करती हैं, और इसके लिए भी म्यूचुअल फंड को 65% अपने फंड्स डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने होते हैं। फिर आते हैं वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स पूरी तरीके से डिजाइन होते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी पे, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उसमें कम से कम 65% ऑफ द फंड इन्वेस्ट करना होता है ऐसी कंपनीज में। दूसरे आते हैं कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं कॉन्ट्रेरियन अप्रोच पे होते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग की जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है उसके हिसाब से ये फंड्स बने होते हैं। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच का मतलब है कि ये एक ऐसी अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की जिसमें जो कंपनी अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हम उसमें ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो सेक्टर या जो कंपनी इस समय बहुत अच्छे फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच के कि आने वाले समय में जब ये अच्छी कंडीशन में आएगा ये सेक्टर या ये कंपनी, तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच पर चलते चलते जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी अपने फंड का टोटल 65% कम से कम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। फिर आते हैं फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में क्या होता है कि वो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि उन्हें लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है, या 2-3 अलग अलग तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में करना है। और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो इस फंड में हो सकती हैं, इनके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं, वो है मैक्सिमम 30। यानी कि सिर्फ इन 30 कंपनीज पे ही फोकस रखना होता है। अगर कोई नई कंपनी में इन्वेस्ट करना है इनको 30 से ज़्यादा, तो पहले इसमें से किसी कंपनी के शेयर्स को बेचना होगा, तभी नई कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ फोकस्ड फंड जहां पे सिर्फ 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 65% ऑफ द फंड वैल्यू इन कंपनीज में इन्वेस्ट होगी, और ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। फिर आते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स। सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में क्या फर्क है? थीम होता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और सीमेंट है एक सेक्टर। तो फंड किसी थीम में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़े थीम में, या किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, इस हिसाब से इस फंड की डेफिनेशन होती है, इस फंड की कैटेगराइजेशन होती है, और उसी तरह की कंपनीज में फिर फंड को इन्वेस्ट करना होता है। जिस तरह की थीम में, जिस तरह के सेक्टर में भी ये फंड इन्वेस्ट करता है उसमें कम से कम 80% ऑफ द फंड वैल्यू फंड को इन्वेस्ट करनी होती है, और जैसा कि मैंने कहा ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। फिर आते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS। इसमें फंड को अपना 80% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है। इस फंड में 3 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम, बट एक 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और उसकी वजह से हमें 80C का इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिडक्शन जो किया जा सकता है, जो क्लेम किया जा सकता है, वो है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए।
फिर हम आते हैं डेट फंड्स पे। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के डेट फंड्स हो सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं किस किस तरीके के डेट फंड्स हो सकते हैं। सबसे पहले फंड्स होते हैं ओवरनाइट फंड्स। इसमें सिर्फ एक दिन की मैच्योरिटी पे ही इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। जनरली बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या जिन लोगों के यहाँ पैसा बहुत जल्दी आता जाता रहता है, तो एक दिन का भी जो इंटरेस्ट नहीं छोड़ना चाहते वो इस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स भी एक तरह के डेट फंड्स हैं, ओपन एंडेड फंड्स हैं और इसमें 91 डेज की मैच्योरिटी होती है। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी ओपन एंडेड फंड्स होते हैं और इसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का। फिर आते हैं लो ड्यूरेशन फंड्स। लो ड्यूरेशन फंड्स अगेन ओपन एंडेड डेट फंड्स हैं जो कि मैच्योरिटी पीरियड रखते हैं 6 महीने से 1 साल का। फिर आते हैं मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स मनी मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनमें मैच्योरिटी पीरियड रहता है अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर ये फंड्स मैच्योर हो जाते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से नेक्स्ट कैटेगरी आती है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड रहता है 1 साल से 3 साल के बीच में। ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं और डेट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 इयर्स टू 4 इयर्स। ये ओपन एंडेड स्कीम्स हैं और डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स, जिसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है 4 साल से 7 साल तक। अगेन ओपन एंडेड फंड्स डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जिसमें डेट सिक्योरिटीज मनी मार्केट्स में एक ओपन एंडेड फंड द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मैच्योरिटी ड्यूरेशन इनकी होती है 7 साल से ज्यादा। एक डायनामिक बॉन्ड भी होता है जिसमें कई तरह की मैच्योरिटीज हो सकती हैं। फिर होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज करती हैं उसमें ये फंड्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये जनरली जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उन्हीं कंपनीज में करते हैं जिनकी रेटिंग A1+ से ज्यादा होती है। ये जिस तरीके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी में करते हैं जनरली जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA+ से ज्यादा होती है। और ऐसे फंड्स को भी अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कम से कम 80% ऑफ द फंड वैल्यू रखना होता है। इसी से उल्टे आते हैं क्रेडिट रिस्क फंड। जैसा कि हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखा कि वो जहां AA+ रेटिंग है वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं वो उन कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA+ से कम होती है। अब जब भी क्रेडिट रेटिंग कम होती है तो कूपन रेट बढ़ जाता है। कूपन रेट के बारे में हमने पिछले मॉड्यूल्स में बात करी थी। तो ये इस हायर कूपन रेट का फायदा उठाना चाहते हैं। रिस्क ये है कि इनकी रेटिंग थोड़ी सी कम है तो एक डिफॉल्ट रिस्क रहता है, एक इस बात का रिस्क है कि कंपनी ये पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या अपने इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट इसी बात का फायदा ये फंड्स उठाना चाहते हैं कि ये एक हायर कूपन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर बैंकिंग एंड PSU फंड्स, ये वो फंड्स हैं जो बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स भी ओपन एंडेड फंड्स होते हैं और इनको भी कम से कम 80% ऑफ द फंड वैल्यू बैंकिंग और PSU सेक्टर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। गिल्ट फंड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये G-Secs में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनको भी कम से कम 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है और ये भी ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड्स। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हाइब्रिड फंड होता है डेट और इक्विटी का मिक्सचर। सबसे पहला इसमें आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड अगेन जैसा नाम सजेस्ट करता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं, यानी कि सेफ अप्रोच लेके चलते हैं। और जो भी इनका पैसा है, जो भी फंड है, उसका करीब 75% ये डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और 10-15% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो 75% मिनिमम है और मैक्सिमम 90%, यानी कि 75 से 90% तक डेट सिक्योरिटीज में जाएगा और 10 to 25% जो बचा वो इक्विटीज में जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। बिल्कुल जैसा नाम सजेस्ट करता है, इसमें इक्विटीज और डेट सिक्योरिटीज का बैलेंस होता है। दोनों में ही 40 to 60% ऑफ द फंड वैल्यू इन्वेस्ट की जाती है। मान लीजिए इन्होंने 40% अगर डेट सिक्योरिटीज में करा तो बचा 60% इक्विटीज में कर देंगे। अगर 40% इक्विटीज में करा तो बचा 60% डेट सिक्योरिटीज में कर देंगे, या दोनों में 50-50% भी कर सकते हैं। तो 40 to 60%, यानी कि किसी भी एसेट क्लास में मिनिमम 40% रखना है, मैक्सिमम 60% रखना है और उस हिसाब से दोनों एसेट क्लासेस में पैसा डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। तो ये बिल्कुल कंजर्वेटिव से उल्टा होते हैं। इसमें इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाता है। इक्विटीज में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो होता है 65 to 80%। जो भी फंड वैल्यू है, जो भी फंड के पास पैसा है, उसमें से 65 to 80% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटीज में और
जो बचा 15 से 35%, 15 to 35% जो बचा वो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं अपनी अप्रोच में, यानी कि इक्विटीज पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इसमें कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता कि किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये थोड़ा सा डायनेमिकली मैनेज किए जाते हैं, यानी कि रोजमर्रा की सिचुएशन को देख के अगर इक्विटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं तो पैसा इक्विटी की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, अगर डेट्स में ज्यादा सेफ्टी दिखाई देती है तो पैसा डेट सिक्योरिटीज में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिकली मैनेज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है और फंड मैनेजर किस तरीके की अप्रोच इस समय रखना चाहते हैं। फिर आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, जिसमें कम से कम 3 अलग अलग तरह के एसेट्स में ये फंड्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तीनों में ही कम से कम 10% अपने टोटल फंड वैल्यू का फंड को पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फिर आते हैं आर्बिट्रेज फंड्स। आर्बिट्रेज फंड्स अपने टोटल फंड वैल्यू का 65% पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आर्बिट्रेज फंड्स बेसिकली जो एक स्टॉक की कैश में प्राइस चल रही है और डेरिवेटिव सेगमेंट में जो प्राइस चल रही है, इस डिफरेंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इक्विटीज में और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेरिवेटिव्स में कम से कम 65% पैसा फंड अपना एलोकेट करता है और ये भी ओपन एंडेड स्कीम होती है। फिर आते हैं इक्विटी सेविंग्स। इक्विटी सेविंग्स में आर्बिट्रेज, इक्विटी और डेट तीनों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें 65% कम से कम इन्वेस्ट करना है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% डेट में। ये भी ओपन एंडेड स्कीम होती है। तो अभी हमने देखे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। अब हम आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। 2 तरह की सॉल्यूशंस एक आम आदमी को चाहिए होते हैं। सबसे पहला रिटायरमेंट सॉल्यूशन और दूसरा चाइल्ड एजुकेशन। तो उसी हिसाब से है पहला रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड में एक 5 साल का लॉक इन होता है, या फिर अगर आपका रिटायरमेंट पहले आ जाए, जो भी पहले इनमें से हो जाता है, या तो 5 साल के बाद हम चाहे तो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, या अगर रिटायरमेंट आ जाता है उन 5 साल के दौरान तो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा आता है चिल्ड्रंस फंड। चिल्ड्रन फंड बिल्कुल सेम रिटायरमेंट फंड की तरह होते हैं। इसमें भी 5 साल का लॉक इन होता है और इस लॉक इन में अगर चाइल्ड मेजॉरिटी की एज को पा लेते हैं तो ये फंड मैच्योर हो जाता है, या फिर 5 साल विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट आती हैं अदर स्कीम्स। इसमें सबसे पहले इंडेक्स फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखिए इंडेक्स फंड क्या है, अगर मुझे और आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो हम इंडेक्स को तो खरीद नहीं सकते, हम सिर्फ उसके फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। बट सपोज निफ्टी है तो निफ्टी के शेयर्स तो नहीं मिलते, बट निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ETF बना दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसकी वैल्यूएशन एक तय कर दी जाती है, ये भी यूनिट्स होते हैं और ये यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं निफ्टी को। हर यूनिट निफ्टी के कुछ पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए निफ्टी की वैल्यूएशन चल रही है 15,000, 15,000 पे निफ्टी है, निफ्टी 50। तो जरूरी नहीं कि निफ्टी 50 का जो ये रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है यहाँ पे ETF में वो भी 15,000 पे हो सकता है उसको छोटे डिनोमिनेशंस में तोड़ा हुआ हो, उसको 10 या 100 डिनोमिनेशंस में तोड़ा हुआ हो, तो हो सकता है यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू सर 150 रुपीज हो। तो ये कन्वीनियंट हो जाता है मेरे और आपके लिए। हो सकता है हम 15,000 की एक निफ्टी लेने में कन्वीनियंट ना हो, या फिर अगर हम आगे एवरेजिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हम उस चीज़ में कंफर्टेबल ना हो। यहाँ पे हम अपने हिसाब से यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। जब निफ्टी नीचे जाती है तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एवरेजिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो फंड्स होते हैं इंडेक्स फंड्स, ये पूरी तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं कंपनीज में और उसी रेशियो में जिस तरीके से निफ्टी में उन कंपनीज की वेटेज है, उन कंपनीज की कॉम्पोजिशन है। तो उसी तरीके से ये फंड्स निफ्टी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, निफ्टी जैसी ही एक फंड अपना क्रिएट कर लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं और उसके सामने यूनिट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। जैसे जैसे निफ्टी परफॉर्म करती है वैसे वैसे ही इन यूनिट्स की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है। ये बहुत एक्टिवली मैनेज फंड्स नहीं होते क्योंकि इसमें एक्टिव मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिंपल जो फंड मैनेजर है उन्हें सिंपल निफ्टी को रेप्लिकेट करना है, अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। तो इन फंड्स की जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड्स नहीं होते। और ETF के माध्यम से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के माध्यम से सेकेंडरी मार्केट्स में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत इजीली हम इनको रोज खरीद बेच सकते हैं। इनकी खरीद बेच, इनके ट्रांजैक्शंस बिल्कुल एक स्टॉक की तरह ही होते हैं, एक शेयर की तरह ही होते हैं। इन फंड्स को अपने टोटल पैसे का कम से कम 95% इंडेक्स बेस्ड कंपनीज में लगाना होता है और उसी वेटेज के हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से जिस तरीके से वो इंडेक्स के अंदर हैं। इसी तरीके से निफ्टी इंडेक्स फंड से मिलते जुलते ही ETFs होते हैं, गोल्ड ETFs, जो कि फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखते हैं और उसके सामने हमको यूनिट्स अलॉट कर देते हैं। जो यूनिट होती है वो गोल्ड की
कुछ ना कुछ वेट को रिप्रेजेंट करती है। हो सकता है वो 1 ग्राम गोल्ड को रिप्रेजेंट करे या उससे भी कम डिनोमिनेशन में गोल्ड को रिप्रेजेंट करे। और जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं वैसे ही ETF की प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती हैं। देखिए गोल्ड ETFs एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एक साथ 10 ग्राम या 50 ग्राम या 5 ग्राम सोना नहीं खरीदना चाहते, तो हम थोड़े थोड़े यूनिट्स खरीद सकते हैं। जब भी हमको लगता है गोल्ड की वैल्यू कम है, हम उस समय कुछ ETFs खरीद सकते हैं। गोल्ड की वैल्यू और कम जाए, हम थोड़ी सी ETFs और खरीद सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करता है। जितनी महंगाई बढ़ती है गोल्ड भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो गोल्ड ETF और इंडेक्स ETFs ये बहुत अच्छे तरीके हैं अगर हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थोड़े थोड़े पैसे में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स आता है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स डायरेक्टली किसी एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ये और म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फंड ऑफ फंड्स हो सकता है कई तरह के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर लें, कुछ इक्विटी फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दें, कुछ डेट फंड्स में कर दें, कुछ इंडेक्स फंड्स में, कुछ गोल्ड ETFs में। तो फंड ऑफ फंड्स जब भी एक नया ऑफर लेकर आएंगे वो बताएंगे कि वो किन किन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन फंड्स की क्या कैटेगराइजेशन है और किस तरीके से ये अपना पैसा डिवाइड करेंगे उन फंड्स के बीच में। फंड ऑफ फंड्स अगेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज फंड नहीं होता, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन फंड्स की यूनिट्स खरीदनी होती हैं और उसके बाद जो भी उस फंड में बैठे हैं जहाँ की यूनिट्स खरीदी गई हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो फंड मैनेजर्स अपने फंड को मैनेज करते हैं। लेकिन उन फंड्स में जहां पैसा इन्वेस्ट किया गया है उनका जो भी लोड होगा, एग्जिट होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑब्वियसली इस फंड के इन्वेस्टर्स को बेयर करने पड़ेंगे। ये तो सब थी ओपन एंडेड स्कीम्स। अब हम आते हैं क्लोज एंडेड स्कीम्स में। क्लोज एंडेड स्कीम्स में सबसे पहले आते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, जिसमें यूनिट खरीदते समय एक मैच्योरिटी डिसाइड कर दी जाती है कि इतने साल के बाद ये फंड मैच्योर हो जाएगा और सारी की सारी यूनिट्स इन्वेस्टर से वापस लेके उन्हें उसके बदले जो भी उस समय NAV चल रही होगी उसके हिसाब से पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज पे जरूर लिस्ट किए जाते हैं, ताकि वहां पे उनकी ट्रेडिंग हो सके। और अगर कोई नए इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं तो डायरेक्टली फंड से ना खरीद के वो दूसरे इन्वेस्टर्स जो एग्जिट लेना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं अपनी यूनिट्स को, उनसे वो यूनिट्स खरीद सकते हैं। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट स्कीम्स। इनमें जो ड्यूरेशन होती है वो कम से कम 5 साल की होती है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या उसकी सिक्योरिटाइज्ड डेट्स में, जहां पे उन्होंने कोई चीज अपनी गिरवी रख रखी है, ऐसी डेट में पैसा लगाते हैं। तो ये फायदा उठाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट ग्रोथ का, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनीज हैं इनको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है, तो ये अक्सर डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेज करती हैं, अक्सर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट परसेंटेज रहती है, जो भी ये इंटरेस्ट देते हैं, जो इनका कूपन रेट होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, ये जनरली FD वगैरह से ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। अब हो सकता है मैं और आप डायरेक्टली जाकर के किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा ना इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, या फिर वही बातें आ जाती हैं कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें। तो हम इन फंड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स हैं जो पूरी रिसर्च के बाद अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला तो उनको कम से कम 35% पैसा अपना फिजिकल रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल प्रॉपर्टीज बाय करनी पड़ेंगी। दूसरा सेगमेंट होता है जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो जो डेट सिक्योरिटीज इशू करती हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल 75% फंड का पैसा कम से कम इन्वेस्ट होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें से 35% पैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होना जरूरी है। जो भी एसेट्स ये म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, इसकी हर 90 डेज में वैल्यूएशन होती है और पूरी वैल्यूएशन निकाली जाती है कि कितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है, कितनी इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो डेट सिक्योरिटीज थी ये कितनी सेफ है। और ये वैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है। क्योंकि ये क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं तो इनकी यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं। फिर आते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का शॉर्ट फॉर्म है REIT। तो किसी भी REIT के पास कम से कम 500 करोड़ रुपए के फंड्स इन्वेस्टेड होने चाहिए रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं तो इनकी यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं और इसके अंदर जो भी इनके पास टोटल फंड है उसमें से 80% यानी कि 80% पैसा उन जगहों पे, उन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं और रेंटल इनकम जनरेट कर रही हैं।
और 20% मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए उन प्रॉपर्टीज में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर जहां से अभी कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। तो देखिए, मान लीजिए एक REIT के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से कम 80 रुपए यानी कि 80% उसको इन्वेस्ट करने होंगे उन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में जहां से पैसा जनरेट हो सकता है, रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है, और 20% से ज्यादा पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में या उन प्रोजेक्ट्स में जहां से अभी कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही, उससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा जा सकता। ये इसलिए करा गया है ताकि जो लोग REIT में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा सेफ रहे और एक रेगुलर इनकम की, मतलब फंड को कम से कम एक रेगुलर इनकम की गारंटी रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन सिंपली है अपनी यूनिट्स को एनकैश कर लेना म्यूचुअल फंड को वापस बेच करके। जो भी हम एक दूसरे के साथ यानी कि इन्वेस्टर्स आपस में स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद बेच करते हैं यूनिट्स की, वो रिडेम्पशन नहीं कहलाता। रिडेम्पशन तभी कहलाता है जब हम म्यूचुअल फंड हाउस को वापस उनकी यूनिट्स दे देते हैं और उसके बदले उनसे पैसा ले लेते हैं। तो ओपन एंडेड फंड्स की रिडेम्पशन कभी भी की जा सकती है, फंड की कंडीशंस के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, बट क्लोज एंडेड फंड की रिडेम्पशन तभी होगी जब फंड मैच्योर होगा। अब आते हैं सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस का सिंपल सा मतलब है वो ट्रांजैक्शंस, चाहे वो खरीद बेच के हों, चाहे टर्न चेंज ओवर के हों, वो ट्रांजैक्शंस जो कि हर कुछ फिक्स्ड इंटरवल पे किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने या हर साल। तो ये होते हैं सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। किसी भी सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन में कुछ डिफाइनिंग पॉइंट्स होते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने के लिए होते हैं 5 पॉइंट्स। सबसे पहला होता है कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांजैक्शन करा जाएगा, यानी कि हर महीने करा जाएगा, हर 3 महीने पे करा जाएगा, इस तरीके से। जनरली जो म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हर महीने किए जाते हैं। दूसरा आता है कितने दिन तक ये ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। मान लीजिए हमने एक सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन आज शुरू करा कि हर महीने ये ट्रांजैक्शन होना है, तो कितने महीने तक वो ट्रांजैक्शन किया जाना है? 6 महीने तक वो ट्रांजैक्शन किया जाना है, 12 महीने तक करा जाना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन खरीद का हो चाहे बेच का हो। जब हम खरीदते हैं तो उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जब हम बेचते हैं तो उसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो चाहे वो खरीद का है चाहे बेच का, एक तो कितने दिन में यानी कि हर महीने जैसे वो किया जा रहा है और कितने महीने तक वो किया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ। तीसरा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरीके का वो ट्रांजैक्शन है, खरीद का है, बेच का है या ट्रांसफर का है। चौथा क्राइटेरिया, किस दिन वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा। जैसे कि हमने बोला कि हर महीने वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा, अब महीने की कौन सी तारीख को वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा। पांचवा क्राइटेरिया किसी भी सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने का है अमाउंट, यानी कि कितने अमाउंट का वो ट्रांजैक्शन होगा। तो सबसे पहले किस तरह का ट्रांजैक्शन है, दूसरा कितने फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा जैसे कि हर महीने, उसके बाद कितने महीने तक वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा, चौथा किस दिन वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा, और पांचवा कितने अमाउंट के लिए वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें इन्वेस्टर सबसे पहले तो एक दिन डिसाइड कर देते हैं। पहला तो ये डिसाइड हो गया कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ। दूसरा, अब हमको बताना है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जनरली SIP जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो हर महीने किया जाता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई ठीक है हर महीने हम पैसा लगाएंगे। तीसरा, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितने महीने तक ये चलेगा। मान लीजिए हमने कोई SIP 12 महीने के लिए करी या 24 महीने के लिए करी या 36 महीने, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए हम SIP कर रहे हैं। चौथा, हम ये डिसाइड करेंगे कि किस दिन वो SIP होगी। ये भी आप अपने फंड मैनेजर को बताएंगे, अपने फंड को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई मेरी सैलरी हर महीने की 6 तारीख को आती है, तो आप 8 तारीख को या 9 तारीख को मेरी SIP लगा दीजिए। अगर उस दिन छुट्टी पड़ती है तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। पांचवा, हम डिसाइड करेंगे कि कितने रुपए की SIP है, यानी कि मैं सोचता हूं कि मेरी सैलरी इतनी है या मेरी इनकम इतनी है, तो मैं 5,000 रुपये महीना लगाना चाहता हूं। तो आप बताएंगे किस दिन वो ट्रांजैक्शन होना है, कितने महीने तक वो ट्रांजैक्शन होना है और कितने अमाउंट का वो ट्रांजैक्शन होना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के जो भी मूवमेंट्स हैं उसका फायदा हम उठा लेते हैं। कभी मार्केट ऊपर है, कभी मार्केट नीचे है, क्योंकि हम हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नीचे के मूवमेंट्स का भी एक इन्वेस्टर को फायदा मिल जाता है। फिर आता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान। विड्रॉल प्लान में हम सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि एक विड्रॉल प्लान है, फिर हम बताएंगे कि कितने फ्रीक्वेंसी पे ये विड्रॉल होना है। जैसे कि हमने कहा कि हर महीने हमें विड्रॉल चाहिए, फिर हमने कहा कितने महीने तक ये विड्रॉल होना है, हमने कहा कि हर महीने 12 महीने तक हमको विड्रॉल चाहिए, किस तारीख को ये विड्रॉल होना है और कितने अमाउंट का विड्रॉल होना है। इसमें फंड क्या करता है कि आपने जितना भी पैसा आपका फंड में इकट्ठा है, आपने कहा कि भाई ठीक है अब मुझे 12 महीने तक हर महीने 20,000 रुपये चाहिए, तो आपने वहां पे एक
SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की एप्लीकेशन डाल दी और आपने कहा कि हर महीने की 5 तारीख को या हर महीने की 10 तारीख को 20,000 रुपए की यूनिट्स आप रिडीम कर दीजिए, तो उस दिन जो भी NAV चल रही है उस हिसाब से 20,000 रुपए की यूनिट्स आपकी रिडीम हो जाएंगी। अब मान लीजिए उस दिन NAV 100 रुपए है और आपको 20,000 रुपए चाहिए, तो आपकी 200 यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी। उस दिन अगर NAV 200 रुपए है तो आपकी 100 यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी। तो कितनी NAV चल रही है उस हिसाब से आपकी यूनिट्स उस पर्टिकुलर डे पे ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएंगी। इसका फायदा यह है कि अगर हम एक साथ पैसा बाहर नहीं निकालना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा फंड में पड़ा रहे, तो हम उसे छोड़ सकते हैं और जितने दिन तक हमें पैसे की जरूरत है, मंथली या जैसे भी हमें पैसे की जरूरत है, हम निकाल सकते हैं। दूसरा, यूनिट्स बेचते समय हम एक हायर मार्केट प्राइस का भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने तक के ट्रांजैक्शंस चलेंगे तो उस दौरान ये भी होगा कि जब मार्केट बहुत हाई है, हमारी यूनिट की वैल्यू ज्यादा है, तो वो फायदा भी हम उठा सकते हैं। फिर आता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एक फंड के अंदर कई तरह के प्लान्स हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटीज के अंदर कई तरह के प्लान्स हमने देखे थे, हमने डेट के अंदर कई तरह के प्लान्स देखे, फिर हाइब्रिड में देखे हमने। तो हम हो सकता है ये सोचे कि भाई अभी तो मैं इसमें पैसे लगा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कुछ दिन में ये इस पर्टिकुलर प्लान में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि बहुत कॉमन होता है लिक्विड फंड से इक्विटीज में डालना, तो हो सकता है हम अपना पैसा लिक्विड फंड में डाल दें और उसमें एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि STP लगा दें कि हर महीने की 5 तारीख को ये पैसा ऑटोमेटिकली निकल के डेट में चला जाएगा या इक्विटीज में चला जाएगा। कौन सी स्कीम में जाएगा वो हमें स्पेसिफाई करना होता है, किस तारीख को जाएगा ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, और कौन सी स्कीम में कितना पैसा जाएगा, कितने महीने तक जाएगा, ये भी हमको स्पेसिफाई करना होता है। जब भी कोई STP ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, तो ये इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि जिसमें से आप एग्जिट ले रहे हैं वहां तो रिडीम कर लिया आपने यूनिट, और जहां पे आप एंट्री ले रहे हैं जिस स्कीम में, वहां पे आप यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो ये दो अलग तरह के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, एक जगह रिडेम्पशन का और एक जगह परचेज का। क्योंकि आपने STP के इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो ये ऑटोमेटिक मोड में परचेज और रिडेम्पशन चलता रहता है और आपको पूरा फायदा मिलता है। आपको एक तो इस बात का फिक्र नहीं करनी पड़ती कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिया नहीं कर दिया, आपने पहले से पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं और उस दिन की NAV पे आपको वो पर्टिकुलर यूनिट्स परचेज हो जाती हैं। तो जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हमको फायदा हुआ था कि हमारी लोअर वैल्यू पे भी NAV पे भी यूनिट्स परचेज हो जाती हैं, तो हमको मार्केट मूवमेंट्स का फायदा मिल जाता है। ऐसे ही सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में भी हमको मार्केट मूवमेंट्स का फायदा मिल जाता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान तो हुआ अगर हम एक रेगुलर वे में इसको कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम कभी कभार एक आध बार सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि मार्केट इस समय बहुत हाई चल रहा है और मैंने इंडेक्स फंड में पैसा लगा रखा है और इंडेक्स मेरे हिसाब से इस समय हाई पे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो क्यों ना मैं अपना पैसा कुछ दिन के लिए इक्विटी से निकाल के डेट में ट्रांसफर कर दूं या लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दूं। तो इसको कहते हैं स्विच। स्विच का मतलब है कि हम कोई रेगुलर ट्रांजैक्शन ये नहीं कर रहे, हमने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे रेगुलर ट्रांजैक्शन के, हम सिर्फ उस दिन अपने फंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा पैसा निकाल के कंप्लीट या पार्शियल फिलहाल डेट में ट्रांसफर कर दीजिए या फिलहाल लिक्विड में ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर अगर हमारा पैसा डेट में है और हमको लगता है कि इस समय मार्केट नीचे है और अब मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हम अपना पैसा निकाल करके इक्विटी फंड में या इंडेक्स फंड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्विच। तो स्विच कोई रेगुलर ट्रांसफर नहीं होता, कोई सिस्टमैटिक ट्रांसफर नहीं है, ये वन टाइम ट्रांसफर्स होते हैं और हर फंड स्विचेस की परमिशन देता है, स्विचेस की इजाजत देता है, फैसिलिटी देता है अपने इन्वेस्टर्स को। लास्ट में एक बार देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। हम थोड़े से पैसे से एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडेक्स फंड की ही बात करें, इंडेक्स फंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडेक्स फंड को समझना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई एडवाइस दे रहा हूं या आपको उस तरफ झुका रहा हूं। इंडेक्स फंड को समझना आसान है। देखिए, निफ्टी 50 50 कंपनीज से बनी है। अब उसी वेटेज में उन सारी कंपनीज के शेयर्स खरीदना हो सकता है मेरे और आपके लिए पॉसिबल ना हो, हर महीने हम इतना पैसा इन्वेस्ट ना कर पाए, हम हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर पाए या 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर पाए। तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट से भी मुझे निफ्टी 50 की पूरी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाता है अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड हूं। तो सबसे पहला फायदा, जो बड़ा फायदा हुआ, वो हुआ डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा फायदा ऑब्वियसली प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हो सकता है मैं और आप इतने अच्छे डिसीजंस ना ले पाएं, लेकिन वहां जो रिसर्च एनालिस्ट की टीम बैठी होती है, वहां पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनली उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रा साइड ये भी है, इसकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड ये भी है कि हमारा सारा रिटर्न फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज पे डिपेंड कर जाता है कि अगर फंड ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो या तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे या फिर अगर पोर्टफोलियो ठीक से ग्रो नहीं कर पाया तो इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये फायदा और नुकसान दोनों ही हैं।
फिर है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स कभी भी रिडीम की जा सकती हैं, या क्लोज एंडेड फंड की जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक मार्केट्स में एक दूसरे के साथ खरीदी बेची जा सकती हैं, तो पैसा हमेशा रेडिली अवेलेबल रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स हमको ये सुविधा देते हैं कि हम अलग अलग स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकें, जब चाहें उसको ट्रांसफ़र कर सकें, स्विच कर सकें, तो एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है, जैसे कि हमने सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस में देखी, या इतने नंबर ऑफ, जो लंबी सी लिस्ट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसमें कितने सारे फंड्स में कितने तरीके से हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हमको फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, रोजमर्रा के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट हमको बियर करनी पड़ती है। दूसरा, हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल अपने पैसे पे नहीं होता, ये सारा पैसा फंड हाउस के पास है, फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि मैं और आप पार्ट ओनर्स हैं उस पैसे के, लेकिन हम डायरेक्टली फंड मैनेजर को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, उस कंपनी के शेयर्स खरीदिए या इस तरीके से करिए। हम सिर्फ स्विचेस कर सकते हैं, या पैसा इन्वेस्ट या रिडीम कर सकते हैं, बट डायरेक्टली पोर्टफोलियो को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 7 डेरिवेटिव्स की तरफ। जय हिंद।